एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर किन वजूहात की वजह से क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कॉज कर रहे हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्चेस हमें बताती हैं कि इन 5 फैक्टर्स की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। वन बाय वन देख लेते हैं सबको। सबसे पहले आता है जीन फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर। रिसर्चेस ये बताती हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से कॉज नहीं हो रहा, बल्कि मल्टीपल जीन्स ऐसी हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो सकता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिसर्चेस ने 3 तरह के जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है या उसका बाइस बनती है। नंबर 1 जीन है DTNBPI। ये एक ऐसी जीन है जिसमें डिसबेंडिन प्रोटीन इनकोड हुआ हुआ होता है और ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। तो रिसर्चेस एविडेंसेस के बात की जाए तो वो ये बताते हैं कि एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के ब्रेन में लेस अमाउंट ऑफ डिसबेंडिन प्रोटीन मौजूद होता है, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता। सेकंड जीन है NGRI। ये जीन जो है माइलिनेशन का प्रोसेस कर रही होती है न्यूरॉन्स में, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में के जो पेशेंट होते हैं उनमें माइलिनेशन का प्रोसेस नहीं करती ये जीन्स, जिस और ये स्किज़ोफ्रेनिया कॉज भी कर सकती है। तीसरी जो जीन है वो है COMT। ये एक ऐसी जीन है जो कि इंसान के एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में उसे हेल्प कर रही होती है, जैसे कि उसकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर रही होती है। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा गया है कि वो दे आर डेफिसिट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। बिहेवियरल जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल जेनेटिक्स हमें ये बताती है कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स में या हमारे फोर फादर्स में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन्स मौजूद हैं तो बहुत चांसेस हाई है कि उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है इन द एडल्टहुड। अब यहाँ पे एक गॉट्समैन थे, उन्होंने अपने कॉलीग्स के साथ 2010 में फैमिली स्टडी की थी और उन्होंने एक चार्ट हमें बताया था कि अगर दोनों पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन्स मौजूद है तो बच्चों में 27.3% चांसेस है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का। और अगर किसी एक पेरेंट में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन मौजूद है तो बच्चों में 7% चांसेस स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर डेवलप होने का। और अगर किसी में भी स्किज़ोफ्रेनिया की जीन मौजूद नहीं है तो फिर 0.8% चांस है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का। और अगर किसी एक पेरेंट में स्किज़ोफ्रेनिया की जीन मौजूद है और दूसरे पेरेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर की जीन मौजूद है तो 15.6% चांस है कि वो बच्चा आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने ट्विन स्टडीज़ भी की थी और उसके बारे में भी हमें बताया था कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होगा तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस दोनों में 48% होंगे और अगर डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो फिर चांसेस 17% होंगे। और अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा है, क्योंकि यहाँ अडॉप्शन स्टडीज़ में बताया गया था कि अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का चांस तब मुमकिन है अगर उसके असली जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उनमें स्किज़ोफ्रेनिया की जीन होगी तो चांसेस है कि इस बच्चे में भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर आता है वो है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में क्या बताया गया है, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अगर ब्रेन के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर वो उनकी सिक्रेशन इम्बैलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। जिनमें से 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट। देखा गया है कि डोपामिन की जो एक्टिविटी है, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसके जो रिसेप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है ब्रेन में और ये बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में ये वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है क्योंकि रिसर्चेस एविडेंसेस ये बताते हैं कि इन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को कंपेयर किया गया था नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ, तो ये वाज़ा एक फ़र्क था जो कि इनमें देखा गया था, इनके ब्रेन में इस केमिकल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकंड इनमें देखा गया है कि सेरोटोनिन की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। और तीसरा जो केमिकल है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट की एक्टिविटी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में कम हो जाती है क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में ग्लूटामेट बनाने वाले एंजाइम्स मौजूद नहीं होते या उसकी कमी बेशी होती है जिसकी वजह से ग्लूटामेट उस लेवल पे सिक्रीट नहीं हो रहा होता जितना कि नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है, ठीक है। और फैक्टर होता है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर का बाइस हो सकता है, दैट इज़ ब्रेन स्ट्रक्चर। यानी अगर रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। अभी कुछ स्टडीज़ के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखा गया है कि उनकी जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल।
जैसे कि हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स मौजूद होती है जिनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड होती है और जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है तो वो मज़ीद वक़्त के साथ-साथ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उनका जो डिसऑर्डर है वो भी मतलब बुरी सूरत हाल की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद है सेकंड देखा गया था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद एमआरआई स्टडीज़ ये शो करती है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद ग्रे मैटर या और भी जो बहुत सारे इधर पार्ट थे, जो स्ट्रक्चर्स मौजूद थे ब्रेन के, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस है। जितना उनका साइज़ होना चाहिए था, जितना वॉल्यूम होना चाहिए था, उतना नहीं था। और इसकी वजह से इस इंडिविजुअल में स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्पटम्स देखे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो देखा गया था ब्रेन का पार्ट जिसमें एबनॉर्मलिटी आती है वो है टेम्पोरल कॉर्टेक्स। टेम्पोरल कॉर्टेक्स में भी देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जैसे कि उनका बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम, इन सब के साइज़ और वॉल्यूम रिड्यूस हो गए थे। ठीक है? तो इसकी वजह से भी यहाँ एबनॉर्मलिटी आने की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज़ हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। रिसर्चेस और स्टडीज़ ये बताती हैं कि बहुत सारे लाइक ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि बच्चों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर इसलिए भी डेवलप होता है क्योंकि उनकी मदर ने मेबी डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस फेस किए हों। जैसे कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो उनके बेबी के ब्रेन को जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो नहीं सप्लाई हुआ या उनके बेबी के ब्रेन के साइज़ में एबनॉर्मलिटी आ गई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज़ हो सकता है। इसके अलावा एक रिसर्च ये भी बताती है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को अगर इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मिया गोंडाई, अगर इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो चांसेस हैं कि बच्चा आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि कंपेयर किया गया था नॉर्मल इंडिविजुअल्स को स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ, तो पता चला कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स देयर लाइफ स्ट्रेसेस। उन्हें नहीं पता होता हाउ टू कॉप अप, ठीक है, हाउ टू डील विद दिस, उन्हें नहीं पता होता चीज़। जब उन्हें पता ही नहीं है तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट बिहेवियर शो करते हैं और रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनका ये था कि जैसे-जैसे लाइफ स्ट्रेसेस उनके बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उनका पॉज़िटिव मूड डिक्रीज़ होता जाता है और उनके नेगेटिव मूड में इस जो है वो बढ़ता जाता है और ये इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर जाए। उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी वो लोग जो कि पुअर स्लम्प एरियाज़ में रहते हैं या जिनका लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसे लोग इन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर डेवलप कर जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड एरियाज़ में रहते हैं और इनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, तो समटाइम्स ये अपने लाइफ स्ट्रेसेस को डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनमें ये डिसऑर्डर कॉज़ हो सकता है।